हेलो दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और जब उनका तलाकशुदा पति एक नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उससे उनका सामना हुआ। उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी, लेकिन फिर से एक बेटी का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम कविता रखा गया। पिता का नाम दीनदयाल और माँ का नाम सावित्री था। कविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी और हमेशा अपने क्लास में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास हुआ करती थी। उसके स्कूल के शिक्षक हमेशा उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। वह सलाह देते थे कि कविता को आगे बढ़ाएं कि वह अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन उसके पिता हमेशा यही कहा करते थे कि यह एक लड़की है, इसे क्यों आगे बढ़ाया जाए। यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर उसकी माँ सावित्री अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके हमेशा कविता को पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। तभी समाज के कुछ लोग उसके लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता, उसके दादा दादी के पास आए। यह सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी 16 साल थी। लेकिन उसके पिता दीनदयाल बहुत ही खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी से कविता की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, और कविता के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसकी माँ सावित्री अब भी उदास थी। सबने कविता के बिना राजामंदी पूछे और उसके पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल थी, जबकि कविता की सिर्फ 16 साल थी। जब कविता को ये पता चला कि उसकी शादी के लिए उसके रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वो बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अभी मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। लेकिन उसकी माँ सावित्री भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के वजह से मजबूर थी। एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा, अभी कविता शादी करना नहीं चाहती है, उसे अभी पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। यह सुनकर दीनदयाल बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर सावित्री को बहुत मारा और बहुत प्रताड़ित किया, और यह कहते हुए कहा कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही, बड़ी होकर ये किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डूबा देगी। इससे अच्छा है कि इसकी शादी अभी करके इस समस्या से मैं छुटकारा पा लूं। यह सब सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई। वह अपनी माँ को मार खाता देखकर वो भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, उसमें वो अच्छे नंबरों से पास, लेकिन उसकी शादी की तारीख पास आ गई थी और उससे यह बाल विवाह करना पड़ा, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। शादी के अगले दिन कविता ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी ओर देखता था और ना ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी उन दोनों के बीच दूरियां बनी रही। कविता अपने सास ससुर और अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह उठकर घर का खाना बनाती और घर का सफाई भी किया करती, और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी प्रताड़ित करने लगे। आए दिन उससे ताने भी मारते और ढेर सारा काम भी करवाया करते थे, और अब उसका पति भी धीरे धीरे वही प्रताड़ना में शामिल हो गया। वह रोज रात को शराब पीकर आता और कविता को परेशान करता और बिना किसी बात के शोषित करता और परेशान किया करता था, और कविता धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है, जहां वो अपने माँ और पिता को अपने साथ हो रहे ये अत्याचार को बताती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते और कहते हैं कि जैसा तेरे सास ससुर कहें तू वैसा ही कर और अपने पति से ज्यादा झगड़ा नहीं किया कर। ऐसा कहकर वो कविता को वापस ससुराल भेज देते हैं। अब ना तो उसके पिता कोई सहायता करते हैं और ना ही उसका कोई पक्ष लेता है। ससुराल उसका पूरी तरीके से नरक बन चुका था। एक दिन कविता की मुलाकात उसकी सहेली सरोज
से होती है और सरोज कहती है कि तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर कविता खुश तो होती है लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपने सहेली के सामने वो फूट फूट कर रोने लगती है। सरोज पूछती है कि क्या हुआ, तू तो पूरे जिले में टॉप की है, फिर तू क्यों रो रही है। तो कविता फिर अपनी आबीती बताती है और कहती है कि मुझे तो अभी आगे भी पढ़ाई करनी है, मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति रोज रात को मारता है, वह खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर सरोज भी रोने लगती है और कहती है कि तू कब तक इस नरक में रहेगी, एक न एक दिन तुझे इस नरक से वापस आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी, एक दिन तुझे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं भी कर और आगे जाकर एक तू बड़ा ऑफिसर भी बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। सरोज कविता का काफी उत्साह बढ़ाती है। तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ उन सपनों का। इसके बाद कविता गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है लेकिन सरोज की बातें कविता के दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद कविता के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वो अपना ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वो अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसको दिए थे उसको लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर वो दिल्ली चली जाती है। वहाँ उसकी एक सहेली रहा करती थी। वह दिल्ली में ही रहकर वो अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर देती है। कविता दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है जहाँ वो अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में उसका दाखिला भी मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर वो अपना दाखिला लेती है और वो अपनी दोस्त की घर पे ही रहा करती। उसके पास कुछ पैसे और कुछ गहने भी थे जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले उसको ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे और उधर कविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और समय के साथ वो अपनी 12वीं कक्षा में भी पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है और वह बीए के परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे बढ़कर एक ऑफिसर बनना था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली के कलेक्टर मैडम आती हैं और कलेक्टर मैडम अपने जीवन के संघर्षों को वहां पे उपस्थित सारे बच्चों के बीच साझा करती है। कविता कलेक्टर मैडम की कहानी सुन बहुत प्रभावित होती है और वहीं से वो कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। कविता उसी दिन यह ठान लेती है कि वो एक न एक दिन कलेक्टर बनकर रहेगी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कलेक्टर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। उसको इस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं। इसके बाद वो कलेक्टर मैडम के पीछा करती है और सौभाग्य से कलेक्टर मैडम का नजर कविता पर पड़ जाती है। वह कविता से कहती है कि बेटा क्या हुआ, मैं तुमको कब से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग सा तेज दिखाई दे रहा था, बोलो बेटा क्या हुआ। तो कविता अपनी जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं और मेरा पति भी बहुत प्रताड़ित किया करता था। वहाँ से मैं भागकर दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब मैं बीए की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं, कविता बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना। तो कविता मैडम से पूछती है कि मैडम मुझको आगे जाकर क्या करना चाहिए, मैं भी आपकी जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम कविता को बताती हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा ऑफिसर बनना है तो तुम्हें IAS की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा बहुत कठिन होती है लेकिन मुझको तुम में बहुत ही काबिलियत दिख रही है। अगर तुम चाहो तो इसका परीक्षा दो, इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी बहुत ही अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर कविता बहुत ही प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था, वह समझ चुकी थी कि अब उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वो बाकी सारी परीक्षा देकर वह IAS बनने में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे वह उन्हें बेचकर दाखिला कराती है। कविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो IAS की तैयारी कर रहा होता है।
उसका नाम रवि था। कविता और रवि के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रवि भी पढ़ाई में बहुत ही तेज था और उसकी जिंदगी की भी कहानी काफी गंभीर थी। वह भी एक गरीब परिवार से था। वह भी अपने पूरे घर बार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए वह दिल्ली आया हुआ था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। वह दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और पढ़ाई में एक दूसरे का मदद करते हैं। वह साथ में ही IAS के परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वो IAS के परीक्षाएं देते जाते हैं और पहली परीक्षा में वो दोनों अच्छे नंबर लाकर पास भी हो जाते हैं। उनके अंदर काफी उत्साह था और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहाँ एक लड़का एक लड़की होते हैं, वहाँ रिश्ता एक दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ती है। रवि कविता को प्रपोज कर देता है। वह कहता है कि कविता, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। कविता मन ही मन रवि से प्यार करती थी, लेकिन वह चाहकर भी वह रवि को हाँ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। कविता कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। तो रवि कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर आगे की कलेक्टर की परीक्षा साथ में देंगे और साथ में कलेक्टर भी बनेंगे। इसके बाद कविता भी रवि को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के बीच ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है, वहाँ लक्ष्य छूट जाते हैं। और हुआ भी यही। धीरे धीरे रवि को पढ़ाई से मन हट रहा था, लेकिन कविता का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रही, लेकिन रवि के मन में सिर्फ कविता के ही ख्याल। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। कविता ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया, रवि ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट निकले। कविता अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि रवि फेल हो गया। यह देखकर रवि काफी ज्यादा दुखी हुआ। तो कविता ने रवि से कहा कि अब हम दोनों कुछ समय के लिए दूर रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो हमारी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। रवि ने कविता की बात सुनी और उसे खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि तुम सच में मुझे ऐसा सुनाए हो क्या? सच में मैं कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है? तो रवि हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने तो पूरे जिले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा और मुझे खुशी है कि किसी भी बड़े मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कविता के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आंसू को छुपा नहीं पाई। ये सब तुमसे मिले प्रेरणा समर्थन से हो सका। बिना तुम्हारे मदद के मैं ये रास्ता नहीं तय कर सकती। रवि और कविता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कविता के लिए यह सफलता केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि ये हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर दर्द का प्रतीक थी जिससे उसने अपने जीवन में सहा था। कविता का जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और रवि भी उसके सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, लगातार अपने सपनों के लिए लड़ने और हार न मानने से होती है। अगले कुछ दिनों में कविता का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। अब यह परिणाम आया कि कविता ने कलेक्टर बनने के सपने को पूरा कर लिया। रवि ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए मिसाल पेश की हो जो समाज में दबाव और चुनौतियों का सामना करती हैं। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो कविता ने कहा कि यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, जिन्होंने मेरे सपने पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। अब कविता कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफर यहीं तक खत्म नहीं हुआ। उसने और रवि ने कसम खाई थी वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। कविता ने रवि को गले लगाकर ये पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तो रवि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका था और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। यह सुनकर कविता का दिल भर आया और उसने मायूस होकर कहा कि मुझे माफ कर दो। तो रवि ने हौसला देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं इसी में खुश हूँ। वह दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद कविता ने रवि से कहा, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से
पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे अपने पति से कानूनी तौर से तलाक लेना पड़ेगा। तो कविता ने अपने पति के लिए एक तलाक का नोटिस भी जारी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रवि और कविता दोनों साथ रहने लगे। वे दोनों अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कविता का अपने पति से तलाक नहीं हो पा रहा। इतने में कविता की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले कविता अपने माँ से मिलने घर गई। उसने जाकर अपनी माँ को ढूंढा, जो किचन से बाहर आई। अपनी बेटी को सामने देखकर माँ खुशी से झूम उठी। उन्होंने कविता को गले लगाया और कहा, बेटी तू कहाँ गई थी इतने साल, हम सब बहुत परेशान थे। तो कविता ने अपनी माँ को बताया, माँ मैं दिल्ली में थी, मैं वहाँ पे खूब मेहनत की, आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। यह सुनकर उसके माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। तो कविता के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दे। इस समाज में बेटियों के चलते इतना अपराध होता है कि इसीलिए मैं तेरी शादी नाबालिग अवस्था में ही कर दी थी और तेरे ससुराल वालों ने तेरे को बहुत प्रताड़ित किया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी थी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। कविता के पिता रो रो कर उससे माफी मांगने लगे। तो कविता ने अपने दोनों माता पिता के गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप दोनों मेरे साथ चलिए, अब हम एक अच्छे घर में साथ रहेंगे। इसके साथ ही कविता के माता पिता दोनों एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। तो माँ ने उससे कहा कि बेटा तुमको अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चलेंगे। तो कविता ने अपनी नौकरी से 2 दिन की छुट्टी लेकर प्रयागराज अपने माता पिता के साथ कुंभ मेले में गई। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहाँ कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पे थी। साधुओं और चमत्कारी संतों के भीड़ से वह मेला अद्भुत हो गया था। डीएम साहिबा अपनी माँ और अपने पिता के साथ कुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां स्नान हो रहा था। तभी अचानक वहां पे एक नागा साधु आता है और कविता का पैर पकड़ने लग जाता है। कविता ने चौंकते हुए साधु से पूछा, आप मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो? तो साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और यह देखकर कविता स्तब्ध रह गई, चौंक गई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। तो कविता ने कहा कि आप साधु के रूप में कैसे? तो साधु यानी कविता के पति ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझको छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को तुम्हारे बिना बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं संन्यास ले लूंगा और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर कविता और उसके माता पिता के होश उड़ गए। तब साधु ने कहा, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो कविता ने अपने पहले पति से कहा कि अगर आप मुझको नहीं मारते, अगर आप मुझको नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसके बाद डीएम साहिबा, जो उनके पहले पति थे, जो अघोरी अब साधु बन चुके थे, उनसे कानूनी तौर पे तलाक ले लेती है और तलाक के बाद कविता और रवि की शादी हो जाती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद कविता और रवि ने दोनों मिलकर अपने अपने जिम्मेदारियों को बाखूबी में निभाया। कविता ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई सकारात्मक बदलाव की, जिससे कई लड़कियों को अपने सपने पूरा करने के लिए मौका मिला। और रवि ने भी अपने कलेक्टर बनने की सपने को फिर से जीवित किया और कविता के समर्थन से वह फिर से डीएम बनने की तैयारी शुरू की। इस बार रवि ने पूरे लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। वह दोनों ने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़कर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाए। उनकी कहानी ने न कोई लोगों को प्रेरित किया, बल्कि ये बताया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो हम कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की यह कहानी पूरे देश में चर्चा के विषय बन गई और कई युवा उनके संघर्षों को देखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। कविता और रवि का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका है
जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद का किरण लेकर आया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना और किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क करना है कि आप इन कहानियों से सीख लेकर ताकि समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। कहानी का संदेश। कविता और अभी की कहानी ये सिखाती है हमें कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं और सही मार्गदर्शक पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। हमारा उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है ताकि आप सतर्क रहें और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आज के लिए बस इतना ही। आपके समय और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।